हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथ लेकर आया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज बारी है मिरर ऑफ कॉमनर की। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों मैं मिरर ऑफ कॉमनर के सॉल्यूशन के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं, जिसके 3 चैप्टर को मैंने आपके सामने समाप्त कर दिया है। मैं बस यहाँ पर आप सबसे इतना कहना चाहूंगा कि वैसे बच्चे जिन्होंने किसी शिक्षक से पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है और जिनकी इंग्लिश अच्छी है, ग्रामेटिकल नॉर्म्स को वो समझते हैं, उनको भी ये एक टेस्ट के तौर पर देखना चाहिए। और जो लोग नए हैं, आने वाले CHSL, CGL और अन्य आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरे डिटेल में हर एक क्वेश्चन को समझाया है। तो बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने के लिए मिलेगा और अगर उस पर आधारित सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आप बखूबी उसको सॉल्व कर पाएंगे। आज बारी है चौथे चैप्टर की और मैंने चौथे चैप्टर के तौर पर कंजंक्शन को चुना है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कई बार टफ भी होता है, कई बार आसान होता है। तो इसके सारे सवाल को अब हम यहाँ पर 4 हिस्से में बांट करके आपके सामने रखेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में 51 क्वेश्चंस हैं, तो 13, 13, 13 और 12 के 4 सेट में आपके सामने रखेंगे। तो आज हम यहाँ पर आपके सामने पहला सेट रखेंगे। आप नोटबुक और पेन लेकर के तैयार होइए। हम चलाते हैं म्यूजिक, मिलते हैं उसके बाद। आइए हम आज की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से कंजंक्शन के पहले पोर्शन में जो 13 क्वेश्चन है उसको आपके सामने रखते हैं। जैसी प्रक्रिया पिछले एपिसोड्स में दोहराई है, ठीक उसी तरीके से आप भी यहाँ पर बने रहिए और अपनी सूझबूझ के हिसाब से लगे कि समय 30 सेकंड की जो समय सीमा है वो कम है, तो वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर सही होता है फिर भी एक्सप्लेनेशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने क्या सोचकर उसको आंसर किया है वो अगर एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर नहीं भी मैच करे तो सही जानकारी आपको मिलेगी और कंजंक्शन से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्चुअल नॉर्म्स है वो आपके मन में रिवीजन हो जाएगा। वैसे बच्चे जिनका गलत हो जाए उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर उपस्थित ही हुआ हूँ कंजंक्शन के नॉर्म्स को सिखाने के लिए। वीडियो को भगा भगा करके नहीं देखिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का एक अहम योगदान है। यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल इंप्रूवमेंट में और एरर में पूछा जाता है। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे। चलिए शुरू किया जाए। कंजंक्शन आपको पता ही है, आप इसको सीधा एक तरीके से समझ लीजिए कि ये एक जोड़ की तरह काम करता है। सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, क्लॉज को, फ्रेज को जोड़ने के लिए काम करता है। परिचय आप सबको पता होगा और इतना तो उम्मीद रखते ही हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं पहले से, बिल्कुल ही सुपर बिगिनर्स तो नहीं होंगे, 9th और 10th 11th कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। चलिए पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए यहां पर जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अहम है कि कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब है, कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब है, उसके पॉजिटिव डिग्री को अगर रखा जाता है तो वो रखा जाता है एक तो सो और एज के बीच में, या दूसरा रखा जाता है एज और एडजेक्टिव या एडवर्ब को एज के बीच में। ये जो सो एज का प्रयोग होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव के लिए होता है। सिर्फ हम इसे नकारात्मक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। एज का प्रयोग जो होता है एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। क्या होता है? एफर्मेटिव एंड नेगेटिव आप दोनों तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को सो एज और एज के बीच में रखकर लिखा जाता है। सो एज के बीच में जब रखकर लिखते हैं तो सेंटेंस में ये तय है और ये तय कर लेना चाहिए कि सेंटेंस नेगेटिव होगा। अगर हम सो एज के नेगेटिव को जांच करने में असक्षम है, या फिर एक दूसरा नियम भी समझ लीजिए कि एज को
हम दोनों तरह के सेंटेंस यानी कि एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सो एज के साथ एक कंडीशन लग जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में इस्तेमाल होता है, और एज जो है ये अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हम कहें कि राम इज एज गुड एज श्याम, या फिर कहें राम इज नॉट एज गुड एज श्याम, क्योंकि एज का प्रयोग हम पॉजिटिव अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं, तो ये दोनों सही है। लेकिन सो के साथ इस्तेमाल जब करें तो हमको ऐसा कहना पड़ेगा कि राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज श्याम। अगर हम ये कहते हैं कि राम इज सो इंटेलिजेंट एज श्याम, तब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सो एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और एज का कहां होता है, एफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में होता है। अब रही बात कि सो के साथ एक दैट का कॉम्बिनेशन भी आता है, सो दैट, इसका मतलब होता है ताकि, ठीक है, और एक कॉम्बिनेशन आता है सो डॉट 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 दैट। यहां पर कोई एडजेक्टिव यूज किया जाता है, और ये हम दैट क्लॉज आगे जो दैट लिखते हैं ये तब लिखते हैं जब इससे कोई उत्पन्न रिजल्ट हो या इसके बारे में कोई परिणाम डिस्कस करना हो, तब हम आगे दैट क्लॉज लिखते हैं। अब जरा देखिएगा, 3 पॉइंट मैंने आपके सामने जानकारी दी है कि एक तो सो दैट को लिखते हैं, इसके साथ ताकि होता है, और याद रखिएगा कि ये जब यूज होता है तो इसके साथ मे का प्रयोग होगा। देखिए मिक्स ना हुआ हो तो एक बार फिर से मैं फ्रेश कर दूं, देखो अलग कर लो इसको। ये पॉइंट है कि सो एज लिखते हैं सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में, एज लिखते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में। एक तीसरा तरीका है कि सो के साथ दैट लिखा जाता है, इसका मतलब होता है ताकि। सो एडजेक्टिव से पहले लिखकर आगे अगर दैट क्लॉज लिखा जाए, यानी कोई सेंटेंस दैट से शुरू किया जाए, तो वो परिणाम को बताता है ना, जो उस तरीके का वहां पर एडजेक्टिव यूज किया गया उससे जुड़ा हुआ। अब जरा इस सवाल को पढ़िए कि ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड। यहां पर दैट का कोई मतलब ही नहीं है कि वो वैसा वेल वर्स्ड नहीं है जैसा उम्मीद की थी, तो यहां पर दैट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहां पर एज का प्रयोग होना चाहिए। और देखिए यहां पर नेगेटिव लगा हुआ है, तो पहली जांच तो मेरी सही निकली कि यहां नॉट होना चाहिए, तो सो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और सो है यहां पर ये एक एडवर्ब है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कमेंट में लिख करके बताइएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेल एंड गुड। वेल मतलब भी अच्छा होता है, गुड मतलब भी अच्छा होता है, तो दोनों में अंतर क्या है? अगर आपको पता है तो लिखकर बताइएगा। इस सवाल का जवाब है वो क्या हो गया? इस सवाल का जवाब हो गया आपका सी। हम सी में क्या करेंगे, दैट को हटाएंगे, उसकी जगह पर एज लगाएंगे। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट है ये बहुत जरूरी है, कई जगह पर काम आएगा, कई सारे सवाल आप इस पर बना पाएंगे, साथ में बोलने में भी लिखने में भी ये आपकी मदद करेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया, और ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है ये कंजंक्शन का सबसे हॉट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चों को परेशानी भी होती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फंसते हैं। तो चलिए हम अब इसको आसान कर देते हैं। आसान क्या है, देखिए ये कॉम्बिनेशन है नॉट ओनली बट ऑल्सो का। देखिए यहाँ पर एक नॉट ओनली लगा हुआ है और आगे लगा हुआ है बट ऑल्सो। ये जो कंजंक्शन है ये पेयर में आता है, ठीक है। इस कंजंक्शन का नाम है कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और इसमें हम विशेष जानकारी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सवाल में तब हम देंगे, एक ही जगह देंगे तो आप भूल जाएंगे। तो अभी जो जरूरी है वो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं, इसको नॉट ओनली बट ऑल्सो के कॉलम में लिखिएगा, फिर आगे अगर कोई जानकारी हम ऐड करेंगे तो उसको आप आगे ऐड कर लीजिएगा। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो को हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। यहां पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर भी होगा। मतलब यह है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करता है। यानी ये कि नॉट ओनली के बाद, अब सुनिएगा मैंने क्या कहा, कि नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब है कि ये खुद जोड़े में आता है और सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि एक तरफ अगर नाउन लगा रहे तो दूसरे तरफ भी नाउन होना चाहिए, एक तरफ अगर एडजेक्टिव लगा हुआ है दूसरे तरफ भी एडजेक्टिव होना चाहिए, एक तरफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो दूसरे तरफ भी प्रीपोजिशन होना चाहिए। मतलब ये तय कर लीजिए कि दोनों तरफ सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। ये तो पहली खासियत इसकी हो गई, और इसी पर यह सवाल है। अब यहां पर एक सवाल है कि सर हम डिसाइड कैसे करें।
जैसे मान लीजिए कि यहां पर किसी ने नाउन लगाया और यहां पर किसी ने मतलब एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो हम किसको बदले? इसको एडजेक्टिव करेंगे तो भी दोनों तरफ सेम होगा, इसको नाउन करेंगे तो भी दोनों तरफ सेम होगा। तो देखिए बंधु, ये जो बट ऑल्सो है ना, ये है इसका रिंग लीडर, ये डिसाइडर है। बट ऑल्सो के बाद जो रहेगा ना, उसी के हिसाब से हम नॉट ओनली के बाद लगाएंगे। तो अगर यहां पर एडजेक्टिव है तो यहां पर नाउन नहीं होगा, इसको हम एडजेक्टिव में बदल देंगे। मतलब यह है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, ये हमेशा पेयर में आता है, सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है और इसमें डिसाइड करता है बट ऑल्सो। अब चलिए सवाल पर चलते हैं, कौन डिसाइड करता है? बट ऑल्सो। सवाल में कह रहा है मिसेस वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग। अब देखिए बट ऑल्सो के बाद क्या लगा हुआ है? आईएनजी वाला। ये एक एक्शन वर्ड का फॉर्म है, आईएनजी वाला। अगर हम इस नॉट ओनली को यहां जंप करा दें, अब यहां पर ईडी वाला लगा हुआ है तो वो ठीक नहीं है। मिसेस वरुण नॉट ओनली स्टॉप्ड, और ये है मेरा V2, यहां पर वर्ब का फॉर्म है नहीं है, तो इस तरीके से हम यहां पर नहीं लिख सकते। अगर हम इसको यहां जंप करा दें, हम ये लिखें कि मिसेस वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग, तो देखिए यहां पर भी आईएनजी वाला फॉर्म आ जाएगा। अगर हम इस नॉट ओनली को जंप करा के आगे कर दें तो यहां पर भी आईएनजी हो जाएगा और बट ऑल्सो के बाद भी आईएनजी हो जाएगा, सेम सेम हो गया, तो मेरा सही हो जाएगा। तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसमें गड़बड़ी क्या है कि नॉट ओनली की जो पोजीशनिंग है वो गड़बड़ है, स्टॉप्ड पहले होना चाहिए, नॉट ओनली बाद में होना चाहिए। तो इस सवाल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सीखने के लिए मिला कि नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है और इसमें डिसाइड करने वाला कौन है? तो बट ऑल्सो। चलिए सवाल का जवाब है बी। हम लेते हैं अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है। चले समय समाप्त हो गया। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि नोबडी एल्स के साथ बट का प्रयोग होता है, ये पेयर है, नोबडी एल्स के साथ बट का प्रयोग होता है, यानी कहीं पर लिखा हुआ है नोबडी एल्स, ठीक है, एल्स के साथ बट का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, एल्स के साथ बट का प्रयोग होता है। इसमें येट लगा के आपको कभी कभी देगा, इस पर सवाल पूछेगा तो फंसिएगा नहीं। तो यहां पर जो है कह रहा है नोबडी एल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स। इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। मैंने कहा कि नोबडी के साथ बट लगता है, एल्स के साथ, नोबडी एल्स के साथ, एल्स के साथ बट का पेयर आता है। इसके साथ कभी कभी आपको येट देके फंसाएगा तो वहां फंसिएगा नहीं, बदल करके बट कर लीजिएगा। तो इस सवाल का जवाब है वो है नो एरर, और जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई। उम्मीद है कि एल्स के साथ बट याद रहेगा। यहां पर नोबडी एल्स है, आगे बट है, और आगे जो हिस्से पढ़े हमने यू माइट बी डिक्लेयर्ड, तो चूंकि बी के बाद पास्ट पार्ट से पहले यहां पर भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स, तो बाकी किसी भी हिस्से में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए सवाल का जवाब है नो एरर, ऑप्शन है ई। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। चलिए देखा जाए, इसमें एक जानकारी है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कि आने वाले किसी जो गड़बड़ हो सकती है, किसी गड़बड़ी के प्रति पूर्व चेतावनी देने के लिए कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, वो गाना है ना, तो ये आगे सुन ना ले कोई आगे, इसलिए धीरे धीरे अभी बोल, ठीक से चलो कहीं तुम गिर न जाओ, है ना, ठीक से लिखो कहीं गलती ना हो जाए, है ना, ठीक से करो कुछ छूट न जाए। तो ये इस तरीके का जो है, कहीं आगे कुछ गड़बड़ी हो, मतलब आने वाले जो प्रॉब्लम है उसके प्रति हम पहले से एक जो अवेयर कर रहे हैं, उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं
ठीक है। अब हिंदी में इसको कुछ लोग कहीं ना पता नहीं क्या बोलते हैं, उससे बेहतर है कि आप ये समझो कि आने वाले समय में अगर कुछ गड़बड़ी की आशंका है तो उसके लिए पहले से ही किसी को सचेत करने के लिए बोलते हैं कि धीरे धीरे बोलो, कहीं कोई सुन न ले, ठीक से चलो, कहीं तुम गिर न जाओ, अच्छे से पढ़ो, कहीं फेल ना हो जाओ। तो इस तरीके का जो सेंटेंस होता है उसमें हम लेस्ट का प्रयोग करते हैं। और यह ध्यान देना है कि इसका जब प्रयोग किया जाता है तो इसके साथ शुड का प्रयोग करते हैं, है ना। वॉक प्रोपरली लेस्ट यू शुड फॉल, ठीक से चलो कहीं तुम गिर न जाओ। वॉक प्रोपरली लेस्ट यू शुड फॉल। अब पढ़िए सवाल, कह रहा था टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट यू वुड। ये गलत है, यहां पर क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। और इसलिए इसका जो जवाब है वो है आपका डी। अब देखिए इस सवाल में जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार फिर से सुन लीजिए कि लेस्ट एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा कंजंक्शन है जो आगे आने वाले किसी गड़बड़ी से पहले ही उसको सचेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ठीक से चलो कहीं तुम गिर न जाओ, ध्यान से पढ़ो कुछ छूट न जाए, अच्छे से तैयारी करो कहीं तुम फेल ना हो जाओ, इस तरीके में, है ना, धीरे से बोलो कहीं कोई सुन न ले। तो इस तरीके के वाक्यों में हम लेस्ट का प्रयोग करते हैं। और यह ध्यान देना है कि लेस्ट का प्रयोग जब किया जाता है तो उसके साथ शुड का प्रयोग होता है, और जो गड़बड़ी यहां पर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और यह सवाल भी बहुत ही अहम है। जी हाँ, देखिए यहां क्या कह रहा है, सेल्डम, सेल्डम और एवर। अब इसी पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एक पेयर जो सेल्डम के साथ लगता है, सेल्डम का मतलब होता है मुश्किल से, है ना। इसके साथ लगता है या तो इफ और लगता है और। तो अगर हम सेल्डम के साथ और लगा रहे हैं तो आपको इसका नेचर पता है कि ये दोनों तरफ सेमी काइंड के जो चीजों को जोड़ेगा, है ना। राम और श्याम, कभी राम और गुड सुने, ऐसा हुआ है नहीं ना, क्योंकि राम नाउन है, गुड एडजेक्टिव है। तो गुड और बैड हो सकता है, राम और श्याम हो सकता है। तो जब मैंने कहा कि मुश्किल से, तो सेल्डम मतलब ना के बराबर है। तो जब हम और लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि इसके साथ होता है नेवर, सेल्डम और नेवर, ठीक है, क्योंकि बीच में बराबरी वाला रखे हैं तो दोनों वैल्यू सेम पुट किया। और इसका जो सेंस आता है वो हमेशा आता है निगेटिव, मुश्किल से या कभी नहीं, मतलब जो कुछ कभी नहीं किया तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मुश्किल से या कभी नहीं, ठीक है। और अगर हम इफ लगाया है मुश्किल से, तो अब यहां पर क्या आएगा, अगर कभी, तो इफ के साथ एवर आएगा। और ये सेंस क्या देगा, पॉजिटिव, कि मुश्किल से अगर कभी, मतलब कोई अगर ऐसा कहे कि मैंने शराब मुश्किल से ही पी है अगर कभी, मतलब ना के बराबर है। तो अगर बिल्कुल नहीं है, आप कॉन्फिडेंस है, तो सेल्डम और नेवर, नेवर भी कह सकते हैं, कहने का तरीका है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी पॉसिबिलिटी है तो सेल्डम इफ एवर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अगर सवाल में ऐसे लिख करके देगा क्वेश्चन सेटर सेल्डम, और यहां ऐसे करके दे इफ नेवर, तो आप समझ जाइएगा कि बी में गलती है। ये ए है और यहां पर बी है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। क्या होता है, और नेवर होता है, इफ एवर होता है। तो ऐसा कभी नहीं देगा बॉस। देखिए क्या किया है, अगर आप यहां इफ करेंगे तो ए नंबर आंसर, और अगर यहां पर नेवर करेंगे तो बी नंबर आंसर। तब करेंगे क्या, बुद्धि लगाएंगे, है ना। बहुत जरूरी चीज है सर ये बुद्धि। लोग को लगता है पैसा हो गया एकदम, पैसा हो जाने से कुछ नहीं होगा, दूसरे ठग लेगा आपसे। और पैसवास करिएगा क्या, साथ लेके जाइएगा। देर पैसा वाला आया गया, कुछ नहीं हुआ सर। लोग उसी को याद रखता है जो अपनी अलग पहचान बनाया है, चाहे जैसे बनाया हो। तो पढ़िए, और वैसे भी याद रखिएगा, शायद रामधारी सिंह दिनकर की कविता है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। देखिए, अगर आपके लाइफ में ना परेशानी है तो समझिए आप जिंदा हैं।
परेशानी नहीं है इसका मतलब है कि आप चल फिर रहे हैं, मांस हड्डी का लोथरा है, इंसान जिंदा नहीं है फिर। क्योंकि वो लाइन भी है ना कि खुदा मुश्किलें भी बंदों के हौसले सा देता है। जितना बड़ा हौसला उतनी बड़ी परेशानी, और उससे निकलने वाला विजेता। और विजेताओं को ही लोग याद रखते हैं। वो सेकंड नंबर पर कौन है, वो रनर अप को कोई याद नहीं रखता। तो जो विनर है, जो जीता, वो सिकंदर, बाकी सब छुचुंदर। सिंपल है। तो आपको क्या बनना है वो सोचिए। चलिए, तो अब यहां पर क्या करेंगे, हम मीनिंग देखेंगे कि सेंटेंस का मीनिंग पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव जा रहा है। तो कह रहा है कि हैव आई ट्राइड, और एक और चीज है कि जब हम इसको लिखते हैं ना तो इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्जन मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है, यानी वर्ब को पहले लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि सेल्डम, इफ एवर और नेवर का प्रयोग अगर होता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है। इस प्रक्रिया को हम इन्वर्जन कहते हैं। और देखिए यहां पर फुल स्टॉप है, कहीं पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं होता है, इसकी वजह से इसको बाहर लिखा गया है। तो जब भी कभी हम लिखेंगे सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, तो हैव लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको बाहर लेके आएंगे। कह रहा है आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड, अपने दोस्त को कह रहा है मुश्किल से, तो कभी नहीं तो नहीं बोलेगा, दोस्ती है ना जी, तो मुश्किल से अगर कभी। अब क्या आगे कंडीशन कह रहा है, हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंट, मतलब है कि दोषी मित्र को शायद ही कभी, मुश्किल से अगर कभी बचाया है। अब हो सकता है ना 1-2% केस में लोग कभी कभी नॉर्म्स के साथ समझौता कर लेता है, जो ऑनेस्टी है और लीगल इलीगल का डिफरेंस है, कभी कभी लोग समझौता कर लेते हैं। तो यहां पर क्या कह रहा है कि नेगेटिव आर्क थोड़ा सा चांस इसमें बन रहा है कि मुश्किल से ही अगर कभी ऐसे दोस्त की मदद की है जो कहीं ना कहीं किसी लेवल पर गिल्टी रहा है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, इफ, क्योंकि नकार नहीं सकते हैं, है ना, ये नकारने वाला सिचुएशन है। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, डिफेंड माय फ्रेंड, 2 बार लिखा गया ना, है ना, बेस्ट टू डिफेंड माय फ्रेंड्स, यहां पर देखिए ये 2 बार लिखा हुआ है, ये मिस प्रिंट है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा, और इसलिए इस सवाल का जवाब जो है आंसर नंबर ए होगा। मुझे ये बात लगता है कि आप समझ गए। देखिए मैंने क्या कहा कि सेल्डम के साथ 2 पेयर आता है, इफ एवर का और नेवर का। इफ एवर का पेयर पॉजिटिव सेंस के लिए इस्तेमाल होता है, और नेवर का कंप्लीटली 0% के केस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हम कैसे समझेंगे, सेंस लगा करके समझेंगे। तो यहां जो सवाल का जवाब है वो लग रहा है कि मुश्किल से अगर कभी ऐसे दोस्तों की मदद करने की कोशिश की है जो कहीं ना कहीं दोषी हो, तो मैंने कहा ना कि दोस्ती के नाम पे कभी कभी हो जाता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, तो थोड़े चांसेस बनते हैं। दैट्स व्हाई बेहतर है कि हम यहां पर इफ एवर लगाएं, इसलिए इसका जवाब जो है वो है ए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, सेल्डम और एवर हैव आई टर्न अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स। अब देखिए कि यहां पर फिर से वही सवाल है, इफ एवर और नेवर का है। हम यहां पर इफ करें तो ए नंबर, नेवर करें एवर को नेवर करें तो बी नंबर। अब यहां कह रहा है कि मुश्किल से मैंने किसी भिखारी को लौटाया है बिना कुछ दान दिए, भीख, दान, आर्म्स का मतलब भीख या दान होता है। तो सेल्डम अब यहां पर जो है वो ना होगा, बिल्कुल ना के बराबर। तो क्या हो जाएगा, यहां पर एवर को हटा करेंगे नेवर, है ना, सेल्डम और नेवर हैव आई टर्न अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स। तो यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका बी। देखिए सेल्डम इफ एवर के केस में आपको सेंस के साथ थोड़ा सा जो है वो एक अपना कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा, सेंस को समझना पड़ेगा। मैंने पहले कहा कि जो सही पेयर है सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, और इस दोनों पेयर में आपको सेंस के आधार पर सेल्डम इफ एवर का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है, यानी अगर कोई गुंजाइश है, कुछ ऐसे चांसेस है तो वहां पर, और सेल्डम और नेवर का मतलब जहां पर कोई गुंजाइश नहीं है उसके लिए प्रयोग होता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए देखा जाए, कह रहा है द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व इन ब्राइबरी। अब देखिए यहां पर लगा हुआ है इफ, तो डाउट और डाउटफुल के साथ, डाउट और डाउटफुल के साथ हम एफर्मेटिव सेंटेंस में, याद रखिएगा इसको, एफर्मेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इफ या वेदर का। और निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रहेगा कि डाउट और डाउटफुल के साथ, याद रखिएगा ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। मैंने ये कहा कि कंजंक्शन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डाउट और डाउटफुल के साथ अगर सेंटेंस लिखा जाए, सेंटेंस एफर्मेटिव हो, तो आगे हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस में डाउट और डाउटफुल के साथ इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डाउट और डाउटफुल के साथ हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि द ऑफिसर वाज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व्ड इन ब्राइबरी। और यहां पर कोई गलती नहीं है, इसलिए इसका जवाब है नो एरर, और ऑप्शन क्या है? ई। मैंने क्या समझाया? फिर से इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा कि डाउट और डाउटफुल के साथ अगर सेंटेंस लिखा जाए तो एफर्मेटिव सेंटेंस में डाउट और डाउटफुल के साथ इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एफर्मेटिव में इफ या वेदर का, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में दैट का। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो चुका है, बहुत गर्मी है तो खैर पढ़ना भी जरूरी है, कुछ रुकता नहीं इस दुनिया में। देखिए नाइदर नॉर, ये जो पेयर है नाइदर नॉर, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि नाइदर डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो वर्ब होता है वो बाद वाले के हिसाब से होता है, तो यहां पे वर्ड लिखा हुआ है, असिस्टेंट के हिसाब से लिखा हुआ है। क्या ध्यान देना है कि नाइदर नॉर से अगर जोड़ा गया है तो जो वर्ब होगा वो बाद वाले के हिसाब से जो होगा, जो हेल्पर होगा, जो ऑपरेशंस अप्लाई होंगे ग्रामर के, वो सारे बाद वाले के हिसाब से होंगे। तो नाइदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट, यहां पर वर्ड लगा हुआ है asleep when the phone rang up, यहां पर कोई भी गलती नहीं है, आंसर है नो एरर, ऑप्शन है ई। तो मैंने क्या समझाया कि नाइदर नॉर का पेयर अगर सेंटेंस में दिया गया है तो उसमें जो डिसाइड होगा किसके अनुसार वर्ब अप्लाई होगा, किसके अनुसार जो है आगे सेंटेंस में हेल्पर यानी प्रोनाउन वगैरह इस्तेमाल होगा, तो वो होगा नॉर के बाद वाला हिस्सा। यानी नाइदर नॉर में बाद वाला हिस्सा जो होता है वो ऑपरेशनल होता है, उसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब, प्रोनाउन और सारे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। यहां पर जैसे किया गया है नाइदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट्स, वर्ड लगा हुआ है, इसलिए सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है और जवाब है ई। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ सो। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत बिकॉज से, एज से और सिंस से हो और ये रीजन बता रहा हो, ठीक है, तो रिजल्ट क्लॉज में हम सो का प्रयोग नहीं करते हैं, देयरफॉर का प्रयोग नहीं करते, याद रखिएगा, और दस का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब यह है कि यहां पर कॉन्सेप्ट यह है
कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत बिकॉज से, एज से, सिंस से हुआ हो और यह हिस्सा कारण बता रहा हो तो परिणाम बताने वाले हिस्से की शुरुआत सो, देयरफॉर और दस से नहीं की जाती है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत बिकॉज से, एज से और सिंस से हुई हो और यह हिस्सा कारण बता रहा हो तो परिणाम बताने वाले हिस्से की शुरुआत सो, देयरफॉर और दस, क्या कहा, परिणाम बताने वाले हिस्से की शुरुआत सो, देयरफॉर और दस से नहीं होती है। तो यहां पर बिकॉज से शुरू हुआ है, कह रहा ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, ये सो का प्रयोग गलत है और यहां नहीं होगा। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या कहा, फिर से सुन लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत बिकॉज से हुई है, एज से हुई है, सिंस से हुई है और ये कारण बता रहा है तो परिणाम बताने वाले क्लॉज के साथ कभी भी उसकी शुरुआत सो, देयरफॉर और दस से नहीं होगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म, अब देखिए यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स। अब आपको पता है कि आइदर के साथ जो पेयर आता है वो एल्स का नहीं होता है, और का होता है। एल्स का प्रयोग गलत है। नाइदर के साथ जो पेयर आता है वो नॉर का आता है और किसी का पेयर नहीं आता है। तो यहां पर एल्स में गड़बड़ी है, यहां पर होना चाहिए और। कह रहा है कि यू मस्ट आइदर इन्फॉर्म द पुलिस और बी प्रिपेयर्ड टू सफर एनी लॉस, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी नंबर। मैंने क्या कहा कि पेयर में आने वाले नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ आता है, आइदर और के साथ आता है, नाइदर नॉर के साथ आता है, और फिर मैंने बताया कि एल्स के बाद बट का प्रयोग होता है, येट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि कारण बताने वाले क्लॉज की शुरुआत अगर बिकॉज, एज और सिंस से हुआ है तो परिणाम बताने वाले क्लॉज की शुरुआत सो, देयरफॉर और दस से नहीं करते हैं। तो अभी यहां पर आइदर और का कॉम्बिनेशन गड़बड़ था, एल्स लगाया गया था जो कि नहीं लगना चाहिए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। इस सवाल का एक्सप्लेनेशन से पहले मैं एक जानकारी दे दूं आपको कि एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इस सब के बाद कभी भी देन या देन का प्रयोग नहीं होता है। इस दोनों का प्रयोग नहीं करते। कहां पर, एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज। कॉन्सेप्ट क्या है कि एज सुन एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज के बाद कभी भी देन या देन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि एज सुन एज द प्यून रिंग्स द फर्स्ट बेल, ये जो देन का प्रयोग है ये गलत है, इसका प्रयोग नहीं होगा, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। देखिए कॉन्सेप्ट में यहां पर जो जानकारी आई, कॉन्सेप्ट नहीं एक इंफॉर्मेटिव जो है वो बात है कि आपको ध्यान रखना है कि एज सुन एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज के बाद कभी भी देन या देन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां पर उसे लिहाज ये गड़बड़ी है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज के बाद देन या देन का प्रयोग नहीं करते। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है।
फिर से वही नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि ही नॉट ओनली और आगे लिखा हुआ है बट ऑल्सो। देखिए बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन लिखा हुआ है। तो यहां पर कह रहा है कि ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग। अब अगर हम नॉट ओनली को यहां से उठा करके यहां डाल दें, नॉट ओनली की पोजीशन गलत है कि अगर हम कहें कि ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स। अभी मैंने शुरुआत में ही बताया, जानकारी क्या दी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा पेयर में आता है। ये दोनों सेम काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है और इसमें डिसाइड करने वाला जो होता है वो बट ऑल्सो होता है। यानी बट ऑल्सो के बाद अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। बट ऑल्सो के बाद अगर नाउन का प्रयोग हुआ है तो नॉट ओनली के बाद भी नाउन का ही प्रयोग होगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि यहां पर बट ऑल्सो के बाद प्रेपोजिशन फॉर का इस्तेमाल हुआ है। और हां, यहां पर जरूरी नहीं है कि इधर फॉर है तो उधर भी फॉर होना चाहिए, प्रेपोजिशन होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि बट ऑल्सो के बाद गुड है तो नॉट ओनली के बाद भी गुड ही होना चाहिए, नहीं, एडजेक्टिव होना चाहिए। अब संजोग से यहां पर दोनों सेम है, तो अगर हम इस नॉट ओनली को, जिसको कि ए वाले हिस्से में गलत लिखा गया है, इसको उठा करके यहां रखें तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग, आगे जो है अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल। इसलिए इस सवाल का जवाब है, आंसर है ए, क्योंकि नॉट ओनली की पोजीशनिंग खराब है यहां पर। उम्मीद है समझ गए होंगे और इस सवाल का जवाब भी लिखा होगा, आ गया होगा सही सही। लिख करके मुझे बताइएगा किन किन का ये जवाब सही हुआ। चलिए सेशन का आखिरी सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए यहां देखिए, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन। अब देखिए ये याद रखिएगा, फिर से ये एक पेयर वाला है कि हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर का प्रयोग होता है। ठीक है, ये फिक्स पेयर है। ध्यान दीजिएगा कि हार्डली और स्कार्सली से जब सेंटेंस शुरू किया जाता है तो सबसे पहले ये इन्वर्जन लेता है, यानी पहले हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखते हैं, हैड या डिड आपने देखा होगा। तो हार्डली स्कार्सली को जब सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके परफेक्ट पेयर के तौर पर व्हेन या बिफोर का प्रयोग करते हैं। मैंने क्या कहा कि हार्डली स्कार्सली, याद रखिएगा इसको, कई सारे सवाल में आता है और ये सब तो मुफ्त का नंबर है कि हार्डली स्कार्सली से अगर सेंटेंस शुरू हो तो उसके पेयर के तौर पर, हार्डली स्कार्सली का जो परफेक्ट पेयर है वो है व्हेन या बिफोर। तो यहां देखिए कह रहा है कि देन, ये गलत है, यहां पर होना चाहिए व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड shattered the bus into pieces। तो यहां पर जो सवाल का जवाब है वो है आंसर सी। ठीक है, क्या गलती हुई यहां पर कि हार्डली स्कार्सली का जो सही पेयर है, जो परफेक्ट पेयर है, जो उसके साथ यूज किया जाता है वो है व्हेन या बिफोर। यहां पर देन लिखा हुआ था जो कि गलत था। उम्मीद है कि आज के इस सेशन में लगभग 13 के 13 सवाल में जो नो एरर रहा है उसको छोड़कर हर एक में एक नई जानकारी थी। जो नए बच्चे थे उनके लिए बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली और पुराने बच्चों का जो पहले से पढ़ रखे थे उनके लिए एक प्रकार का रिवीजन था। और आपने ये महसूस किया होगा कि इस वीडियो को बनाने में कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। गर्मी बहुत ज्यादा है, एक मन तो हो रहा था कि आज छोड़ देते हैं, कल ही वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने आपसे कहा है कि आप देखो या ना देखो, मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है मैं वो जरूर पूरा करूंगा और उसे मैंने पूरा किया है। अगर आपको ये महसूस हो कि ये वीडियो वर्थ है, मेहनत लगता है कि लाइक करनी चाहिए, वीडियो पसंद आया, कंटेंट सही है, तो आपको लाइक जरूर करना चाहिए और आप लाइक कर दीजिए। आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आप शेयर करें ताकि ये मेहनत लोगों तक पहुंचे और वो भी इंग्लिश को बेहतर कर सके और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर कीजिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई जरूर करते रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।